हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पेंगलर के इतिहास दर्शन पर। स्पेंगलर मूलतः जर्मनी के प्रमुख इतिहासकार हैं। स्पेंगलर, टॉइनबी, हीगल, मार्क्स सभी जर्मन के महत्वपूर्ण इतिहासकार, महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, जिन्होंने इतिहास के संदर्भ में अपनी विचारधारा और अपनी ऐतिहासिक चेतना, अपने हिस्टोरिकल जो कंसेप्ट है उसको प्रस्तुत किया है। तो स्पेंगलर का भी जो इतिहास दर्शन है यह मुख्यतः इतिहास की एक परिकल्पनात्मक दर्शन है, एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस है। स्पेंगलर ने अपने विचार डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक अपने ग्रंथ में दिया है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर के ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किया है। तो ऐतिहासिक परिकल्पना, जो इतिहास के संदर्भ में उनके विचार, उनके दृष्टिकोण या इतिहास के संदर्भ में जो उनकी अवधारणा है, जो उनके मत हैं, वे सब कहाँ मिलते हैं? डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में। स्पेंगलर अपने ऐतिहासिक दर्शन की शुरुआत मुख्यतः इस दृष्टिकोण के साथ करते हैं कि जो पश्चिमी इतिहासकारों का यह दृष्टिकोण रहा है कि सभ्यता संस्कृति सब पश्चिम में है, यह उचित नहीं है। दूसरी बात यह कि एकमात्र सभ्यता संस्कृति जो है वह केवल पश्चिम में है। तो उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण में पश्चिम के पतन को भी दर्शाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इतिहासकारों के इस दृष्टिकोण की भी आलोचना की है कि जिसमें से इतिहासकार जो प्राचीन मिस्री संस्कृति है, बेबीलोनियन संस्कृति है, उनको एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति का, यूनानी संस्कृति को पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति का एकमात्र पृष्ठभूमि मान के छोड़ दिया है। इसी तरह भारत और चीन जैसी संस्कृतियों को नगण्य माना है, उनको अंडर एस्टिमेटेड किया है, उनको महत्व नहीं दिया है। तो स्पेंगलर कहता है मुख्यतः यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण गलत है। इसी तरह इतिहास के विभाजन, जिसमें इतिहास को अतीत, मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की बात करता है, वह भी कहता है उचित नहीं है, क्योंकि जो आज अतीत काल का विषय है वह कल हो सकता है अति प्राचीन काल में चला जाए, मध्यकाल प्राचीन में चला जाए, आधुनिक काल भी कुछ दिन बाद प्राचीन में चला जाएगा या मध्यकालीन हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण की भी वह आलोचना करता है। स्पेंगलर के ऐतिहासिक दर्शन का जो मूल आधार है वह है संस्कृति। स्पेंगलर कहता है कि इतिहास उन विविध पृथक इकाइयों का अनुभव है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति मतलब विविध इकाइयों का एक अनुभव है। इसमें अनेक एलिमेंट्स, अनेक तत्व समाहित होते हैं, सबको सम्मिलित रूप से संस्कृति कहा जाता है। स्पेंगलर कहता है कि जो संस्कृति है, यद्यप वैसे तो अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संस्कृति शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ है वह सिसरो ने अपने ग्रंथ टस्कुलन डिस्पुटेशंस में किया है। तो संस्कृति के बारे में जो स्पेंगलर का मत है वह यह है कि इतिहास वास्तव में संस्कृतियों का अध्ययन होता है। इतिहास संस्कृतियों की अवधारणा से बनता है और संस्कृतियाँ क्या हैं? कई पृथक इकाइयों का एक अनुभव होती हैं जिनको सम्मिलित रूप से हम संस्कृति या कल्चर कहते हैं। स्पेंगलर के दर्शन में कुल मिलाकर 8 संस्कृतियों की बात की गई है। स्पेंगलर कहता है कि संसार में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ, जिनमें से प्रत्येक संस्कृति का क्रमिक रूप से विकास होता है। यह विकास की प्रक्रिया एक रैखिक गति से तो नहीं चलता है। इट हैज़ नो लाइनियर नेचर बट इट हैज़ द साइक्लिक प्रोसेस। कहता है कि यह एक रैखिक नहीं होता है बल्कि साइक्लिक नेचर का होता है। यह चक्रीय अवधारणा रखता है। ऐसे कंडीशन में स्पेंगलर कहता है कि पूरे विश्व में कुल मिला के 8 संस्कृतियाँ हैं। मिस्र की संस्कृति, बेबीलोन की संस्कृति, चीनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हाउसिवियन संस्कृति मतलब यूरोपीय संस्कृति, अरबी
अपोलियन संस्कृति का मतलब हो गया क्लासिकल संस्कृति और मैक्सिकन संस्कृति। वह कहता है यही 8 संस्कृतियाँ पूरे विश्व में हैं और अन्य संस्कृतियों की बात वह नगण्य करता है। जबकि याद रखिएगा टॉयनबी जब इतिहास लेखन की बात करता है, अपनी परिकल्पना देता है, तो टॉयनबी संस्कृति के स्थान पे टॉयनबी जो मुख्यतः सभ्यता और समाज की बात करता है, और टॉयनबी सभ्यता और समाज में 29 सभ्यताओं की चर्चा करता है। टॉयनबी 29 सभ्यताओं की चर्चा करता है और जिन 29 सभ्यताओं में मूल 5 सभ्यताओं की बात करता है, जबकि स्पेंगलर सभ्यता या समाज के स्थान पर संस्कृति शब्द का प्रयोग करता है। और चाहे टॉयनबी हो चाहे स्पेंगलर हो, दोनों का मत मुख्यतः क्या है, इनका संस्कृति भी समझिए समाज या इतिहास है, और टॉयनबी का समाज या संस्कृति जो है, समाज या सभ्यता जो है वह भी इतिहास ही है। तो सभ्यता, संस्कृति, समाज सब ही समझिए इतिहास है या समाज का अध्ययन है। तो कुल मिला के यह कहता है कि प्रत्येक संस्कृति जो होती है वह प्रारंभ अपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु या अपनी पतन की अवस्था तक जाने में लगभग 1000 वर्ष का समय लेती है। इस आधार पे प्रत्येक संस्कृति का कालखंड या उसका जीवन काल जो होता है, ठीक है, जो उसका स्पैन ऑफ लाइफ है वो कितने का है, 1000 वर्षों का है। स्पेंगलर आगे कहता है इस आधार पे प्रत्येक संस्कृति एक साइक्लिक नेचर के तहत आगे बढ़ती है और वह साइक्लिक नेचर मानव जीवन के समान होता है और इसी के तहत सभ्यता संस्कृति का उद्भव, विकास और उसका पतन होता है। इस उद्भव, विकास और पतन की प्रक्रिया को स्पेंगलर ने साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री में दर्शाने का प्रयास किया है। साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री के कई समर्थक हैं, जैसे बीको का स्पाइरल थ्योरी, वह भी साइक्लिक नेचर की बात करता है। राम मनोहर लोहिया का इतिहास चक्र द व्हील ऑफ हिस्ट्री भी साइक्लिक नेचर की बात करता है। तो अनेक महत्वपूर्ण मत रहे हैं। स्पेंगलर तो साइक्लिक नेचर को मानते ही हैं। तो जो एक साइक्लिक प्रोसेस की बात की जा रही है, यहाँ तक कि जो अगर जैनिज्म में आप देखेंगे जैन धर्म का सिद्धांत भी, तो वहाँ भी जो उत्सपर्णी और अवस्पर्णी का सिद्धांत है, ठीक है, उत्थान पतन की जो उन्होंने एक अविच्छिन्न प्रक्रिया की बात की है, वह भी साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री की बात ही कर रहा है। स्पेंगलर कहता है कि समस्त जितना भी संस्कृति होती है, संस्कृति मतलब इतिहास या समाज, ठीक है, स्पेंगलर कहता है कि प्रत्येक संस्कृति जो है यह मानव जीवन के समान, मानव शरीर के समान 4 अवस्थाओं से गुजरती है और इन्हीं 4 क्रमिक अवस्थाओं से गुजरते हुए वह अपना उत्थान, विकास, प्रवणावस्था और अपने पतन को देखती है। और यह प्रक्रिया कितने दिन में स्थापित होती है? वो कहता है स्पेंगलर कि यह पूरी प्रक्रिया को संपादित करने में लगभग 1000 वर्ष लगता है। तो मतलब संस्कृति का मतलब होता है कि किसी समाज के अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास, किसी समाज के दृष्टिकोण, उसकी वैचारिक पद्धति आदि को मिला के संस्कृति कहते हैं। मानव शरीर में जो अंतरात्मा होती है वो शरीर मानी जाती है, वह आपके संस्कृति मानी जाती है। और जो बाह्य आकर्षण, बाह्य गुण होता है, जो बाह्य फिजिकलिटी होती है, वह आपका सभ्यता कहलाती है। तो ऐसी कंडीशन में स्पेंगलर कह रहा है कि प्रत्येक संस्कृति मानव जीवन के समान 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें पहला अवस्था जो होती है वह बसंत की अवस्था होती है। पहला अवस्था जो होती है वह बसंत की अवस्था होती है, या इसे स्प्रिंग कह सकते हैं। बसंत को हम बाल्यकाल भी कह सकते हैं। बसंत को हम बाल्यकाल भी कह सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक संस्कृति या मनुष्य का जो प्रारंभिक चरण होता है वो क्या होता है? वह बाल्यकाल होता है। इस काल की क्या विशेषता है समझिएगा। स्पेंगलर कहता है जो संस्कृति का पहला काल होता है, जो बाल्यकाल के नाम से जाना जाता है या बसंत काल से, यह किसी संस्कृति या मनुष्य के उदय, उसके इमर्जन का काल होता है, द टाइम ऑफ इमर्जन। तो ये क्या होता है? किसी संस्कृति या व्यक्ति के उदय का काल हो जाता है, उदय का काल। तो कोई सभ्यता, समझिएगा कि कोई सभ्यता या संस्कृति या व्यक्ति जब उसका पहली बार इमर्जन होता है,
ओरिजिन होता है, उसका उद्भव होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संस्कृति का बसंत काल। तो टाइमविक स्पेंगलर कहता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्कृति के जो उदय का काल है वह बसंत होता है। यह बसंत की अवस्था कैसी होती है? यह बीको के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बराबर होती है। तो बीको का एक सिद्धांत है दैवी ओरिजिन थियरी, या बीको का होता है डिवाइन एज। तो बीको के दैवी युग के बराबर होता है डिवाइन एज। मतलब बीको ने जो अपना स्पाइरल थियरी दिया है, उस स्पाइरल थियरी में जो पहला काल है, पहला समय है, वह धर्मनिष्ठा का काल है। उसमें जो संस्कृति, सभ्यता या मानवता का जो उदय हुआ है वह धर्म के परिवेश में होता है, वह ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप हुआ है, वह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप उसका सभ्यता संस्कृति का जन्म और विकास हो रहा है। तो जो थियोलॉजिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री है, धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण इतिहास का है, चाहे भारतीय इतिहास हो, चाहे इस्लामिक इतिहास हो, चाहे पारसियन इतिहास हो, जो भी इतिहास लेखन हो, चाहे ईसाई इतिहास लेखन हो, सब इतिहास लेखन इस पद्धति को मानता है। वह सिस्टम कहलाता है दैवीय युग। तो बीको के दैवीय युग के बराबर है। यह युग जो होता है संस्कृति और मानव के जीवन में धर्मनिष्ठा का युग होता है, जिसमें आपको यही सब तुलना करने के लिए आएगा। धर्मनिष्ठा का युग संस्कृतियों में, व्यक्ति के जीवन में, इतिहास लेखन में हर चीज के पीछे दैवी नियोजन को कारक के रूप में देखा जाता है। दैवी नियोजन मतलब हो गया दैवी कारक। दैवी कारक को हर घटना के पीछे उत्तरदायी बनाता है। तो यह धर्मनिष्ठा का युग है, बीको के दैवीय युग के समान है, संस्कृतियों और मानव के उदय का काल है। और साथ ही साथ अब विश्व में कौन सी प्रमुख सभ्यताएं इस काल में हुई या संस्कृतियां हुई, समझिएगा। इस काल में मिस्र का उदय हुआ। यूनान में यह काल होमर का काल है। होमर की जो रचनाएं हैं, ठीक है, ये क्या है? रचनाएं धर्मनिष्ठा की बात करती हैं, दैवी उत्पत्ति की बात करती हैं, संस्कृतियों के प्रारंभिक उदय का चरण है, ठीक है। तो यह यूनान में किसका काल है? यह मिस्र के उदय का काल है। यूनान में यह होमर की रचनाओं का काल है। साथ ही साथ यह ओलंपियन देवताओं का काल है। यूनानी इतिहास में ओलंपियन देवता का यह काल है। और भारतीय इतिहास में यह वैदिक संहिताओं का काल है। तो वैदिक संहिता जब आई तो क्या हुआ? धर्मनिष्ठा के युग का विकास हुआ। तो यह इस काल की मुख्य विशेषता है। होमर की दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इलियड और ओडिसी, जिसमें इलियड जो है मुख्यतः ट्राय के युद्ध के लिए फेमस है, जिसमें आप हेलन ऑफ ट्राय की कहानी सुनते हैं। इसमें स्पार्टा का पतन आदि के इतिहास आप देखते हैं। और ओडेसी में मुख्यतः ओडेस नामक योद्धा की क्रिया प्रतिक्रिया, उसकी गतिविधियों की चर्चा की जाती है। तो यह काल जो है यह संस्कृतियों के उदय का काल है, जैसे कि मनुष्य के उदय का काल होता है। भारतीय इतिहास में यह काल क्या है? भारतीय इतिहास में यह काल कहलाता है वैदिक संहिताओं का काल, जिसमें वेद आदि लिखे गए। तो वेद जो हैं वो धर्मनिष्ठा के युग का प्रतीक हैं। वेद पूरी तरह से धार्मिक परिवेश में लिखे गए हैं, जैसे इस्लामिक इतिहास, ईसाई इतिहास भी धार्मिक परिवेश में लिखे गए हैं। संस्कृतियों का जो दूसरा काल होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रीष्मकाल, संस्कृतियों का दूसरा काल कहलाता है ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल जो है यह मुख्यतः ग्रीष्मकाल समर एज या समर एज, यह संस्कृतियों के देखिएगा, बसंत संस्कृतियों के बाल्यकाल का प्रतीक था, तो ग्रीष्मकाल उसके यौनावस्था का प्रतीक है। यह संस्कृतियों के यौनावस्था का प्रतीक होता है। अब संस्कृतियों का जब यौनावस्था का प्रतीक है तो इस काल में क्या होता है? इस काल में संस्कृतियां अपने विकास को बढ़ती हैं।
अपने विकास की ओर अग्रसर होती हैं। इस काल में क्या होता है, इस काल में प्रत्येक संस्कृतियों में संशयवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। इसमें संशयवादी दृष्टिकोण का विकास होता है, सेप्टिसिज्म। ठीक है, इसमें सेप्टिसिज्म मतलब जब संस्कृतियां अभी तक बहुत सारी चीज़ों में संशयवादी होती हैं तो इनमें सेप्टिसिज्म का विकास होता है। दूसरा, इस काल में संस्कृतियों में आत्मबोध की प्रवृत्ति आती है। अब संस्कृतियां रेशनल होती हैं, बौद्धिक होती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करती हैं। जैसे व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मबोध की प्रवृत्ति का यहाँ पे विकास होता है। साथ ही साथ इस काल में व्यक्ति में आलोचनात्मक मनोभाव का भी विकास होता है। तो आलोचनात्मक मनोभाव का विकास, आलोचनात्मक मनोभाव का विकास होता है। अब संस्कृतियां थोड़ी सी धीरे धीरे थोड़ी सी लॉजिकल होने लगती हैं, थोड़ी सी रेशनल होने लगती हैं, तो उनमें आत्मबोध के साथ साथ इन चीज़ों का विकास होता है। साथ ही साथ इस काल में विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत और आध्यात्मिक सिद्धांतों का विकास होता है। तो यह काल क्या है, इसमें संस्कृतियों में दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास होता है या आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। तो मतलब संस्कृतियां अपने विकास की अवस्था में आ रही हैं, संस्कृतियां अपने प्रोग्रेस के वे में हैं, संस्कृतियां लगातार अपना विकास कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि विश्व इतिहास में जो एक बौद्धिक क्रांति की प्रक्रिया होती है, जो एक सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जैसा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति के संदर्भ में गोविंद चंद पांडे, जीसी पांडे कहते हैं, यह संबोधि का युग है। ठीक है, दिस इज द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो यह एक प्रकार से संबोधि का युग होता है। तो ऐसे ही जो इस काल में अनेक मत मतांतरों का विकास हो रहा है, अनेक दार्शनिक संप्रदायों का विकास हो रहा है, अनेक आध्यात्मिक संप्रदायों का विकास हो रहा है, अनेक नए नए दृष्टिकोण और मत मतांतरों का विकास हो रहा है। जैसे कि यह काल यूनान के इतिहास में पाइथागोरस का काल है। यह काल यूनान के इतिहास में पाइथागोरस का काल है और यूनान के इतिहास में ही यह गैलीलियो का काल है। ठीक है, यह काल यूनान के इतिहास में पाइथागोरस और गैलीलियो का काल है। यह जूडिया में जेरेमिया का काल है। चीन में यह कन्फ्यूशियस का काल है। तो ऐसे ही अलग अलग दृष्टिकोण का विकास होता है। और भारतीय दर्शन के संदर्भ में क्या होता है कि यह मुख्यतः उपनिषद दर्शन के विकास का काल होता है। उपनिषद दर्शन के विकास का काल होता है। और राज्य के संदर्भ में यह पहली बार इस काल में नगर राज्यों का विकास होता है। नगर राज्य का मतलब होता है सिटी स्टेट, मतलब ऐसा काल जिस काल में सिटी स्टेट का विकास हो। मतलब है कि जो राज्य का स्वरूप है अभी नगरों से बहुत बड़ा नहीं होता था, नगरों के समान होते थे। जैसे भारत में उपनिषद काल जो है लगभग क्या होता है, उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल में आप देखते होंगे जनात्मक जो व्यवस्था है, जो जन संचरणशील कबीला था, जो ट्राइबल स्टेट की पद्धति थी, अब जनपद में विकसित हो रहा था। तो जनपद जन से अधिक विकसित थे, अधिक वह मॉडिफाइड थे। राजनीतिक अवधारणा के रूप में वे पहले की अपेक्षा अधिक सेटल्ड हुए, उनकी राजनीतिक अवधारणा अधिक विकसित होती है। तो यह काल जो है राजनीतिक जीवन में इस तरह का परिवेश पैदा करती है। जैसे भारत में आप देखते होंगे महाजनपद, जनपद और जनपद के बाद धीरे धीरे महाजनपद का विकास होता है। यहाँ तक महाभारत में 250 जनपदों की चर्चा हो रही है।
महाभारत में 250 जनपदों की चर्चा हो रही है और आगे चल के यही जनपद जब महाजनपद में बदल रहे हैं तो आप देखते होंगे कि महाजनपदों के दौर में भगवती सूत्र को ले लीजिए, चाहे असंपदान जातक को ले लीजिए, चाहे चूल निदेश को ले लीजिए, चाहे अंगुत्तर को निकाय को ले लीजिए, सभी में अनेक महाजनपदों के बारे में चर्चा मिलती है। यद्यपि 16 महाजनपद अप्रोप्रिएटली हम ज़्यादातर ऑथेंटिकली हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं जो ज़्यादातर ऑथेंटिक लगते हैं ओवरऑल। सो इस काल में यह नए मतांतर आते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में उपनिषद दर्शन देखिए, पहली बार आर्य संस्कृति में आत्मबोध की प्रवृत्ति, आलोचनात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है। पहली बार ब्रह्म आत्मा आदि के संदर्भ में विचारधारा प्रस्तुत की जाती है। पहली बार एक दार्शनिक स्वरूप का विकास होता है और उसमें पहली बार आत्मा और ब्रह्म के संबंध में तत्वमसी का सिद्धांत आता है, जिसकी पहली बार चर्चा कहाँ मिली है? छांदोग्योपनिषद में। तो तत्वमसी शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है? छांदोग्योपनिषद में। और तत्वमसी का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है तत्व मतलब होता है तुम, मतलब तुम ही हो, मतलब ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो दोनों के बीच में अंतर संबंधों को व्यक्त किया गया है तत्वमसी के माध्यम से, और इन्हीं के बीच में अपृथक सिद्धि नामक संबंध स्थापित किया गया है कि दोनों के विषय से पृथक नहीं किया सकता है। तो अनेक मतांतरों का जो विकास यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो वह इस काल की मुख्य विशेषता है। तो इसी काल में संस्कृतियाँ देखिए, यूरोप में यह काल जो है यह मुख्यतः लूथर का और डेकार्ट का है। डेकार्ट भी बहुत बड़े वहाँ के दार्शनिक थे। संस्कृतियों का जो तीसरा काल है, ठीक है, संस्कृतियों का जो तीसरा काल है वह काल है आपका पतझड़ का काल। पतझड़ का काल, ऑटोमन, एरा ऑफ ऑटोमन या एज ऑफ ऑटोमन। जो संस्कृतियों का तीसरा काल है जिसे हम पतझड़ का काल कहते हैं, ऑटोमन, और या इसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था, मेच्योर पीरियड। तो संस्कृतियों का तीसरा काल ऑटोमन या मेच्योर पीरियड जो होता है, यह वह काल होता है जब कोई व्यक्ति या संस्कृति अपने विकास के चरमावस्था पहुंच जाती है, जब कोई व्यक्ति या संस्कृति अपने विकास के जेनेथ पॉइंट पे होता है, अपने अपेक्स पॉइंट पे होता है, अपने क्लाइमेक्स पे होता है, उसका जीवन जो होता है पूरी तरह से सेटल्ड हो जाता है। उसमें जो सेटलमेंट पैटर्न होता है वो पूरी तरह से मेच्योरिटी को दर्शाता है, वह पूरी तरह से वेल मेंटेन एंड वेल फर्निश्ड दिखाई देता है। जैसे आप देखते होंगे विकसित हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता मतलब प्रौढ़ हड़प्पा सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से मेच्योर्ड पीरियड, मेच्योर्ड सिनारियो पेश करता है। तो यह प्रत्येक मानव जीवन में और प्रत्येक संस्कृति के विकास में, संस्कृति जब आए तो समझिएगा समाज या व्यक्ति या इतिहास, तो प्रत्येक व्यक्ति या संस्कृति के जीवन में यह प्रौढ़ावस्था जो होता है उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाता है, उसके सुप्रीम विकास को दर्शाता है। तो जो जेनेथ पॉइंट ऑफ विकास है यह क्या होता है? इस काल में संस्कृति अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इस काल में संस्कृतियों में रूढ़िवादिता जो होती है वह शिथिल हो जाती है। संस्कृतियों की रूढ़िवादिता जो होती है, जो कंजर्वेटिज्म होता है, जो ऑर्थोडॉक्सिटी होती है, वह क्या होती है? धीरे धीरे शिथिल होने लगती है संस्कृतियों में। अब संस्कृतियाँ जो होती हैं वह पूरी तरह से अपनी सृजनशीलता को प्राप्त करती हैं, जो उनमें कंस्ट्रक्टिव पावर होता है, जो उनमें कंस्ट्रक्शन की क्षमता होती है, वह कंस्ट्रक्टिव पावर पूरी तरह से विकसित हो जाती है। यह कहता है कि स्पेंगल कहता है कि यह काल यूनानी इतिहास में सुकरात का काल है, प्लेटो का काल है, अरस्तु का काल है, कांट का काल है, गेटे का काल है। जबकि भारतीय इतिहास में यह काल किसका है? जैन और बौद्ध धर्म का। भारतीय इतिहास में यह काल किसका है? जैन और बौद्ध धर्म का। जबकि यूनानी इतिहास में यह प्लेटो का काल है, सुकरात का काल है, अरस्तु का काल है, कांट का काल है और गेटे का काल है। और भारतीय इतिहास में यह जैन और बौद्धिज्म के विकास का है। जबकि राष्ट्रीय चेतना में या राज्य के विकास के संदर्भ में
यह काल राष्ट्रवादी राज्यों का काल है। यह साम्राज्यों के उदय का काल है। राष्ट्रवादी राज्यों का काल है और साम्राज्यों के उदय का काल है। मतलब संस्कृतियां इस काल में एक बड़े साम्राज्य के रूप में बदल जाती हैं। संस्कृतियों की अवधारणा एक साम्राज्य की तरफ फैल जाता है। संस्कृतियां पूरी तरह से विकसित हो जाती है। संस्कृतियां पूरी तरह से एक्सटेंडेड हो जाती हैं। यह परिवेश वैसे ही है जैसे जैन बौद्ध के समय में देखेंगे, भारतीय राजनीतिक अवधारणा में बड़े बड़े महाजनपदों का विकास हो गया, गणतंत्रात्मक राज्य रिपब्लिकन स्टेट्स का विकास हो गया। इस समय मगध का विकास होता है। मगध के अंतर्गत, मगध की पोरीफरी में और अंडर द सुपरविजन एंड अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ मगध डायनेस्टी एक बड़ी साम्राज्यिक अवधारणा का निर्माण होता है। एक अखिल भारतीय राज्य की अवधारणा की ओर भारतीय संस्कृति का विकास चलता है। और इसका प्रोटैगनिस्ट पार्ट, इसका जो सेंट्रलाइज्ड पावर था, इसका सेंट्रलाइज्ड फिगर था, वह कौन था? मगध साम्राज्य। तो एक प्रकार से मगध साम्राज्यवाद का विकास, जो मगध एम्पिरियलिज्म का विकास यहाँ से शुरू होता है। तो मतलब भारतीय संस्कृति देखिए एक अखिल भारतीय साम्राज्य की ओर अग्रसर होती है। तो संस्कृति अपनी प्रौढ़ावस्था में इस तरह से विकास करती है। आगे कहता है संस्कृतियों का जो अंतिम काल होता है, संस्कृतियों का अंतिम काल मानव जीवन के अंतिम काल के समान होता है। जैसे मानव जीवन का अंतिम काल वृद्धावस्था होता है, वैसे संस्कृतियों का अंतिम काल शीतकाल या शिशिर अवस्था विंटर होता है। तो हो गया शीतकाल, शीत या शिशिर अवस्था या वार्धक्य की अवस्था या वृद्धावस्था आदि। ठीक, तब संस्कृतियां अपने अंतिम दौर में प्रवेश करती हैं। अंतिम दौर में प्रवेश करने का मतलब है कि समाज जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी तक जिस क्रम से समाज ने आगे विकास किया या संस्कृति ने विकास किया, वह संस्कृति अपने जिस तत्व के आधार पर पहचानी जाती है, वह तत्व कैसे कमजोर हो रहा है, समझिएगा। क्योंकि स्पेंगलर कहता है कोई संस्कृति विकास कर रही है कि नहीं, इसका मापक क्या है, समझिएगा। कोई संस्कृति विकास कर रही है कि नहीं, इसका मापक क्या होता है? वह कहता है कि प्रत्येक संस्कृति का एक प्रधान चिन्ह होता है, एक प्रधान गुण होता है, जो उस संस्कृति का अंतर्निहित व्यक्तित्व होता है। जब तक उस संस्कृति के अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास होता रहता है, जिसे वह संस्कृति का प्रधान चिन्ह कहता है, जिसे वह संस्कृति की आत्मा कहता है जब तक उस संस्कृति का प्रधान चिन्ह या संस्कृति की अंतर आत्मा, जिससे वह संस्कृति अपनी अन्य संस्कृतियों के सामने अपना अलग महत्व रखती है, वह संस्कृति अपना अलग विचार रखती है, अपना अलग कंसेप्ट रखती है, अपना अलग पहचान रखती है। तो जो वह राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय चरित्र है, संस्कृतियों के लिए अपनी अलग विशेषता है, प्रधान चिन्ह है। कहा कि जब तक किसी संस्कृति का जो प्रधान चिन्ह है या किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जब तक वह व्यक्तित्व बचा रहे और व्यक्तित्व का क्रमिक विकास होता रहे, तब तक जानिए वह व्यक्ति या वह समाज या संस्कृति विकास कर रही है। लेकिन जब उसका जो सहज गुण है किसी व्यक्ति का, जो उसके व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण है, अगर वह कमजोर होने लगे, वे समाप्त होने लगे, उसमें अन्य तत्व प्रभावी होने लगे, तो जान जाइए वह संस्कृति या सभ्यता या संस्कृति अब धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गई है, पतन हो रही है। क्योंकि कोई भी संस्कृति अन्य संस्कृति के सापेक्ष जो अपनी अलग पहचान स्थापित करती है, अगर वही सांस्कृतिक तत्व कमजोर हो जाए, नष्ट होने लगे, तो जान लीजिए वह संस्कृति भी नष्ट हो रही है। स्पेंगलर कहता है कि कोई भी संस्कृति अपने प्रधान चिन्ह या अपने अंतर्निहित व्यक्तित्व के कारण ही विकास करती है, और हर संस्कृति का अपना अंतर्निहित व्यक्तित्व है, और प्रत्येक संस्कृति एक दूसरे संस्कृति से अलग होती है। उसके उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया यद्यपि एक जैसी होती है, लेकिन उसमें विशेषताएं अलग अलग होती हैं। उद्भव और विकास के लिए वो चक्रीय सिद्धांत की बात करता है। जैसे कहता है प्रत्येक संस्कृति एक दूसरे संस्कृति से स्वतंत्र है, एक दूसरे संस्कृति से अलग है, एक दूसरे संस्कृति से अपनी अलग पहचान रखती है, लेकिन संस्कृतियों के उद्भव और पतन की प्रक्रिया एक है। कैसे? वह कह रहा है कि जिससे कहा कि प्रत्येक संस्कृति अलग है, हर संस्कृति, जैसे हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व अलग होता है, हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कारण जाना जाता है, अपने व्यक्तित्व के कारण उसका अलग महत्व होता है, तो ऐसे ही संस्कृतियों का भी अपना व्यक्तित्व होता है, जिसे वो संस्कृतियों का प्रधान चिन्ह या संस्कृतियों की
संस्कृति की आत्मा कहता है, वैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसका प्रधान चिन्ह या उसकी आत्मिक गुण होता है, जो उसका सहज प्रत्यय होता है। उसी के आधार पे वो अपने विकास को प्रतिबिंबित करता है। जब तक यह प्रधान चिन्ह आगे बढ़ता रहता है क्रमिक रूप से और परिपक्व होता रहता है, तब तक व्यक्ति और समाज या संस्कृति विकास करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, स्पेंगलर ने प्रत्येक संस्कृति को तो अलग अलग माना और प्रत्येक संस्कृति के अलग गुण भी माने, लेकिन जब प्रत्येक संस्कृति के प्रधान चिन्ह की बात हुई, प्रत्येक संस्कृति के अंतर आत्मा या उसके आत्मिक गुण की बात हुई, या उस संस्कृति की आत्मा की जब बात हुई, विशेष गुण की बात हुई या विशेष व्यक्तित्व की बात हुई, जो उसका पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, जब उसकी बात हुई तो उन्होंने केवल 3 संस्कृतियों की बात किया। स्पेंगलर ने यद्यपि 8 संस्कृतियों को बताया, लेकिन उन्होंने केवल 3 संस्कृतियों की विशेषता बताई। उनमें से पहला था भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता उन्होंने कहा कि जो भारतीय संस्कृति है वह आध्यात्मिक है, धर्म प्रधान है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या बताया? आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति का सहज गुण क्या है? आध्यात्मिकता। मतलब भारतीय संस्कृति जब तक आध्यात्मिक है, उसके आध्यात्म का विकास हो रहा है, उसके धर्म और दर्शन का विकास हो रहा है, तो जान जाइए कि भारतीय संस्कृति विकास कर रही है। जब यह तत्व कमजोर होने लगे तो जान जाइए कि भारतीय संस्कृति कमजोर हो रही है, उसका पतन हो रहा है। ऐसे यूनानी संस्कृति के लिए कहा कि यूनानी संस्कृति का जो सहज गुण है या सहज व्यक्तित्व है या उसका जो सहज प्रकृति है या प्रधान चिन्ह है, वो क्या है? वो कहा कि सौंदर्य परकता, सौंदर्य बोध। जो सौंदर्य बोध की बात हुई, जो कहते हैं एस्थेटिक सेंस, तो जो यूनानी संस्कृति है वह कैसी, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बोध, जिसमें सौंदर्य परकता, सौंदर्य बोध की बात की जाती है। यह रस प्रधान होता है, जिसमें रोमानियत होती है, ठीक है, जिसमें रोमांटिसिज्म होती है। तो कहा कि जब तक इसका विकास होता रहे तब तक जानिए वह चल रही है, नहीं तो वो भी पतनशील हो जाएगी। और यूरोपीय संस्कृति की जब बात किया इन्होंने, पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की, तो उसमें कहा कि इसकी क्या विशेषता है? कहा कि इसकी विशेषता आपका है विज्ञान और तकनीक प्रधानता और यंत्र प्रधानता। तो जो विज्ञान और तकनीक प्रधानता है, किसके गुण है? यह पश्चिमी संस्कृति का गुण है। तो जब तक पश्चिमी संस्कृति इन गुणों को आगे बढ़ाता रहे, इनका क्रमिक विकास होता रहे, तब तक जानिए इनका विकास हो रहा है। और जब ये कमजोर होने लगे तो जानिए संस्कृतियां खत्म हो रही हैं। अब अंतिम संस्कृति समझिएगा, मतलब प्रत्येक काल में यही संस्कृति का जो अंतर आत्मा है, संस्कृति का जो प्रधान चिन्ह है, यही विकास की प्रक्रिया है। मतलब किसी संस्कृति के विकास की प्रक्रिया, उसका भौगोलिक परिवेश, उसका राजनीतिक परिवेश, उसका साम्राज्य विस्तार नहीं होता है, बल्कि उस संस्कृति या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका सहज गुण होता है, उसका प्रधान चिन्ह होता है, उस संस्कृति की आत्मा होती है। तो यही गुण अगर बचा है तो जान जाइए व्यक्ति या समाज या संस्कृति बची है, अन्यथा वह पतन की ओर अग्रसर हो गई, पतनोन्मुख हो गई है। तो कहता है कि संस्कृतियों का जो अंतिम काल आता है वह काल क्या है? कहता है कि वह काल मानव जीवन के समान वार्धक्य, अंतिम एज, ओल्डनेस की ओर इंगित करता है। इस काल में संस्कृतियां अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंचती हैं और इस अंतिम दौर में क्या होता है? इस अंतिम दौर में संस्कृतियों में फिर से संशयवादी दर्शन, संस्कृतियों में संशयवादी दर्शन और भौतिकवादी दृष्टिकोण की प्रधानता हो जाती है। संशयवादी दृष्टिकोण और भौतिकवादी दृष्टिकोण की प्रधानता हो जाती है, समझिएगा, प्रधानता हो जाती है। इस काल में आकर संस्कृति की सृजनशीलता समाप्त हो जाती है, सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। जैसे व्यक्ति अपने अंतिम दौर में उसका जो कंस्ट्रक्टिव पावर होता है धीरे कमजोर हो जाता है, उसमें वह कंस्ट्रक्शन का पद्धति अब नहीं रह जाती है, उसका शरीर जो होता है जवाब नहीं रहता है, उसकी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में संस्कृतियों का भी क्षमता कमजोर होने लगती है। वह कहता है कि ऐसी पद्धति में संस्कृतियाँ क्या है, उनमें सृजनशीलता, उसकी जो कंस्ट्रक्टिव पावर है कमजोर हो जाएगी और संस्कृतियाँ अपने आप को धीरे धीरे निर्जीव होने लगेंगी, जैसे व्यक्ति निर्जीव होने लगता है। और ऐसी कंडीशन में संस्कृति क्या करेगी?
संस्कृति अपने प्रतिरूप संस्कृति में समाहित होने लगती है या उसमें अपने आप को परिवर्तित करने लगती है। जैसे देखिए, संशयवादी दर्शन और भौतिकवादी दर्शन का मूल तात्पर्य हुआ कि संस्कृतियां यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हैं कि अपने को किस तरह बचाएं, किस तरह अपने अस्तित्व की रक्षा करें, और उसमें वह अलग अलग दृष्टिकोण का विकास करती है। इस पद्धति में वो उसमें संशयवादी दर्शन का विकास होता है। दूसरी बात, जहाँ तक भौतिकवादी दर्शन की बात है, अब संस्कृतियाँ अपने अंतिम दौर में क्या करती हैं, इनकी क्वालिटी समाप्त होने लगती है। अब ये क्वालिटेटिव के स्थान पे, ये एट्रीब्यूट्स के स्थान पे, क्वालिटी के स्थान पे धीरे धीरे क्वांटिटेटिव हो जाती हैं। अब संस्कृतियों के विकास का जो मापक है, मेजरमेंट है, वह गुणात्मक न होकर वह मात्रात्मक हो जाता है। अब विस्तार को ही, ठीक है, विस्तार को ही विकास का मापक समझा जाता है, और विस्तार को ही जो मात्रा होता है उसी को विकास का मात्रक मेजरमेंट मान करके अब हम क्या करते हैं, क्वालिटिव एस्पेक्ट को पूरी तरह छोड़ देते हैं। अब हम पूरी तरह से मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन में आ जाते हैं। हम भौतिक वस्तुओं, भौतिक संसाधन के पीछे भागने लगते हैं और हमारा जो सहज गुण होता है संस्कृति का, वह कमजोर होने लगता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, पहले की अपेक्षा जो भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है, आध्यात्मिकता और धर्म दर्शन प्रधानता, अगर यह सांस्कृतिक तत्व धीरे धीरे कमजोर होने लगे, यह सांस्कृतिक तत्व धीरे धीरे कमजोर होने लगे और इसके स्थान पे भौतिक तत्व बढ़ने लगे, और भौतिक तत्व के बढ़ने से क्या होगा कि भौतिक तत्वों के विकास के फलस्वरूप क्या होगा, भारतीय संस्कृति की सहज प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, भारतीय संस्कृति की वह परंपराएं समाप्त हो जाएगी, भारतीय संस्कृति के जो विशिष्ट लक्षण था, उसका धर्म दर्शन प्रधानता, उसका आध्यात्मिक जीवन, उसकी समन्वयवादिता, उसका वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसका सर्वधर्म संभाव की भावना, उसका विवाह पद्धति का महत्व, संयुक्त परिवार पद्धति का महत्व, ठीक है, ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ऐसी पद्धति में हम भौतिकवादी ज़्यादा हो जाएंगे, हम मात्रात्मक होना शुरू हो जाएंगे। अब विकास की प्रक्रिया, विकास अंधाधुंध चलने लगेगा। अब इसी के परिवेश में देखिए, हम भौतिकवादी होते गए कि हमारे जीवन के जो बहुमूल्य मूल्य थे, जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र था, जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय समाज की विशेषता थी, वह तत्व धीरे धीरे कमजोर होता गया। आज हम वैवाहिक मान्यताओं के स्थान पे लिव इन रिलेशन की बात करने लगे हैं। आज हम वैवाहिक मान्यताओं के स्थान पे संयुक्त परिवार पद्धति के स्थान पे अब धीरे धीरे हम एकाकी परिवार को अग्रसर हुए हैं। हम धारा 377 की बात करने लगे हैं, और हम धारा 497 की बात करने लगे हैं, जो भारतीय संस्कृति का कभी गुण नहीं रहा है, जो भारतीय संस्कृति का कभी व्यक्तित्व नहीं रहा है। तो अब क्या है, वह सांस्कृतिक तत्व हमारा कमजोर हो रहा है। हमारी जो संस्कृति के प्रधान चिन्ह था, वह चिन्ह धीरे धीरे अब विलुप्त होता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डोडो पक्षी की तरह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। जब विलुप्त हो जाएंगे तो हम भी अपने समरूप सभ्यता संस्कृति में समाहित हो जाएंगे या उसमें अपने आप को सबमर्ज कर लेंगे। तो जो संस्कृति ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, उसी संस्कृति में समानांतर या प्रतिरूप संस्कृति में व्यक्ति समाहित होता है। तो जो पश्चिमी संस्कृति है, जो मुख्यतः भौतिकवादी है, मुख्यतः वैज्ञानिक और तकनीक प्रधान संस्कृति है, आजकल हर देश के लोग लगभग उसी तरफ भाग रहे हैं। तो जो पश्चिमी कर जब हमारा ज़्यादा होगा तो हम अपना सहज प्रवृत्ति छोड़ देंगे, तो वहीं पर हमारी संस्कृति का पतन हो जाएगा और हमारी संस्कृति दूसरे संस्कृति में समाहित हो जाएगी। इसीलिए हम अपनी संस्कृति की बचाने की बात करते हैं। तो इसी तरह मनुष्य का व्यक्तित्व भी होता है। अगर आपका स्वतंत्र विचार किसी दूसरे विचार के कारण सबमर्ज्ड हो जाए, आपका विचार स्वतः विचार, स्वयं का विचार समाप्त हो जाए, आपके विचार पर दूसरों के विचारों की का अधिरोपण हो जाए, इम्पोजमेंट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप अपना सहज प्रवृत्ति जो होगा उसे छोड़ देंगे। तो समझिए आपका भी व्यक्तित्व का विकास वहाँ पे खत्म हो गया, तो आपका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया, तो आपका भी पतन हो गया। तो कहता है, स्पेंगलर कहता है, ऐसी कंडीशन में राजनीतिक जीवन में क्या होता है, राजनीतिक जीवन में अब महानगरीय सभ्यताओं का विकास होता है। तो देखिए वर्तमान में महानगरीय सभ्यताएं का विकास हुआ है। महानगरीय देश जो हैं अब विस्तारवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं, इंफिलिज्म को अपना रहे हैं, और इन लोगों ने विश्व के अनेक देशों में अधिकार करके वहाँ पे अपने अधिकार कर लिया। अब साम्राज्यवादी युद्धों का दौर शुरू हुआ। अब साम्राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध किया गया, अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए नहीं। अब अपने एक मात्रात्मक विकास को देखा गया कि अपनी टेरिटरी को कैसे बढ़ाया जाए, अपने रीजन्स को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी सुपरमेसी को कैसे बढ़ाया जाए, अपने सत्ता का कैसे अन्य देशों में विस्तार किया जाए, इस दृष्टिकोण से युद्ध करना शुरू हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो सुपरमेसी ऑफ पावर की भावना आई,
इसने साम्राज्यवादी युद्धों को, साम्राज्यवादी संघर्ष को जन्म दिया। सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ, अब इस कंडीशन में देखते हैं राजनीतिक जीवन में मुख्यतः लोकतंत्र का स्थान अब कैसरवादी प्रवृत्तियां लेने लगी। कैसरवाद क्या होता है? कैसरवाद, कैसर जो है एक जर्मन उपाधि है। कैसरवाद का मतलब होता है, कैसरवाद एक ऐसी शासन की पद्धति है जो एब्सोल्यूट पावर की बात करता है, जो एब्सोल्यूट पावर की बात करता है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है कि वास्तविक सत्ता का प्रयोग, स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग, ऐसी सत्ता जिसपे अन्य कोई अधिरोपण न हो, अन्य कोई इम्पोजमेंट न हो, अन्य कोई आक्षेप न हो, ऐसी सत्ता जो पूरी तरह से निरंकुश हो, ऐसी सत्ता जो अपने आप में संपूर्ण हो, कंप्लीट हो, सर्वसत्तावादी हो, ऐसी पद्धति को हम विचारधारा को कहते हैं कैसरवादी विचारधारा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में कैसरवादी प्रवृत्ति हावी हो जाता है। जैसे लॉर्ड एक्टन कहता है कि पावर करप्ट मैन, लॉर्ड एक्टन का कथन है कि पावर करप्ट मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो मतलब जितनी सत्ता आपके अंदर रहेगी उतना आप करप्ट होंगे, और जितनी ज़्यादा सत्ता का विकास होगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर करप्शन भी आएगा। जैसे आपने देखा होगा एक एब्सोल्यूट पावर और है, जैसे कि राष्ट्रपति का वर्तमान में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जो 3 वीटो अधिकार दिए गए हैं। पहला वीटो का अधिकार है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो, दूसरा है आपका जेबी वीटो, और तीसरा है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है आत्यांतिक वीटो, जिस वीटो पे राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार, अगर राष्ट्रपति किसी बिल को सीधे हाँ या ना कर दे, अपने अधिकार का प्रयोग करे, तो उसका एब्सोल्यूट पावर है, वह उसके एब्सोल्यूट पावर को सीधे ना कर दे या सीधे हाँ कर दे तो एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन जिस चीज़ को कुछ समय के लिए रोक दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे, रिव्यू के लिए भेज दे, वह उसका निलंबनकारी वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, कुछ समय के लिए रुक जाता है। लेकिन जिस वीटो पे कोई जवाब ही न दे, वो उसका जेबी वीटो या पॉकेट वीटो है। तो जो एब्सोल्यूट वीटो है, यही आपका एब्सोल्यूट पावर होता है, जिसे कैसरवाद कहते हैं। तो जो कैसरवाद की प्रवृत्ति है, ये आपका एक प्रकार के सत्तावादी प्रवृत्ति है, सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण है। जैसे कि मैंने कहा, मुसोलिनी कहता है सर्वसत्तावाद में कि राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य से बाहर कुछ नहीं है, राज्य से अलग कुछ नहीं है। तो एब्सोल्यूट पावर की बात करता है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में कहता है कि अब प्रजातंत्र का स्थान कैसरवादी प्रवृत्तियां ले लेंगी। ठीक है, क्योंकि जब एकमात्र विस्तार ही विकास का आधार होगा, तो पूरे विश्व में क्या होगा, विकास की एक होड़ चलेगी, विकास की एक दौड़ चलेगी। पूरा विश्व का इतिहास जो है संसाधनों पे अधिकार करने के लिए लड़ेगा, युद्ध करेगा। तो ऐसी कंडीशन में वर्ग संघर्ष का जन्म होगा। तो आज देखिए वर्तमान विश्व क्या है, पूरी तरह से भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, कोई आध्यात्मिक पीछे भाग रहा है नहीं। तो चाहे अमेरिका का आप देख लीजिए, जो नियो कोलिज्म का दौर है, जो नियो एम्पिरिज्म का दौर है, नव उपनिवेशवाद हो, चाहे नव साम्राज्यवाद का दौर है, जो आप अफगानिस्तान में देखते हैं, जो आप ईरान के संदर्भ में देखते हैं, या जो आप वर्तमान में कैसरवादी प्रवृत्तियों के रूप में देखिए, वर्तमान में उत्तर कोरिया का देख लीजिए, उत्तर कोरिया का इतिहास देख लीजिए, जो किम जोंग सोंग है वहाँ पे उनको इतिहास आप देख लीजिए उठाकर, चाइना का इतिहास देख लीजिए, चाइना के राष्ट्रपति को देख लीजिए, तो सारा अमेंडमेंट करके अपने आप को कितने समय तक खुद बढ़ा लिया, जीवन के लिए कर लिया। रूस का इतिहास देख लीजिए, जो रूस साम्यवाद की बात करता है, समझिए कि वहाँ के संविधान में अमेंडमेंट करके पुतिन ने अपना कार्यकाल 2036 तक बढ़ा लिया। ठीक है, तो मतलब समझिएगा पूरे विश्व इतिहास जो है वह शस्त्रीकरण के दौर में है, भौतिकवादी प्रवृत्तियों को प्राप्त करने के दौर में है, साम्राज्य विस्तार के दौर में है, सामरिक शक्तियों को बढ़ाने का दौर है। तो इस दौर में सामरिक शक्तियों को बढ़ाया जाता है, युद्ध, संधि, समझौता आदि के माध्यम से एक विश्व में जो शीत युद्ध, कोल्ड वार की जो प्रवृत्ति लगातार चल रही है, यह क्या करती है, यह साम्राज्यवादी युद्धों का दौर है, यह वर्ग संघर्ष का दौर है। इसमें कैसरवादी प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं, इसमें आपका भौतिकवादी दृष्टिकोण हावी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में स्पेंगलर कहता है कि यह संस्कृतियों के अंतिम काल का दौर होगा, और इसी के माध्यम से संस्कृतियां अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खोती जाएंगी, स्वतंत्र व्यक्तित्व खोती जाएंगी। जो संस्कृतियां परमानेंट होगी, उसी संस्कृति में दूसरी संस्कृति जाकर समाहित हो जाएगी। यद्यप आगे कहता है कि संस्कृतियां जब पतन होने लगती हैं, तो
उसको बचाने के लिए कुछ नवीन मत मतांतर आते हैं, कुछ नवीन विचारधारा आती है, कुछ नए दृष्टिकोण भी आते हैं। जैसे व्यक्ति को अपने अंतिम दौर में भी बहुत सारे विचार आते हैं, अपने पतनशील दौर में वह अंतिम प्रतिक्रिया बहुत सारा करता है, बहुत सारे नए नए प्रत्युत्तर देता है, समाधान करता है, लेकिन कहता है कि ये जो नवीन मत मतांतर भले विकास होता है लेकिन ये संस्कृतियों को बचा नहीं पाती हैं, इनमें भी लगभग सृजनशीलता का अभाव ही होता है। और ऐसी कंडीशन में संस्कृतियाँ लगभग 1000 वर्षों तक विकसित होते हुए, विकास करते हुए अंतिम दौर में पहुंच जाती हैं और धीरे धीरे अपने समरूप संस्कृति में समाहित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यह इनका मुख्य दर्शन है। इसकी आलोचना में देख सकते हैं एक दो। जैसे स्पेंगलर के दर्शन में सबसे बड़ी खामी यह है कि स्पेंगलर ने जहाँ संस्कृतियों की बात तो किया और संस्कृतियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात किया, उसके प्रधान चिन्ह की बात किया, उसके अंतर्निहित व्यक्तित्व की बात किया, लेकिन वो सभी संस्कृतियों के अंतर्निहित व्यक्तित्व को बता नहीं पाए। वे केवल 3 संस्कृतियों की बात कर पाए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि स्पेंगलर के दर्शन में यह नहीं पता चल पाता कि संस्कृतियों का जन्म क्यों होता, कैसे हुआ। तो संस्कृतियों के जन्म और विकास की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तीसरी बात है, संस्कृतियों में स्पेंगलर की संस्कृति में या उसके दर्शन में एक सबसे बड़ी खामी यह भी है कि उन्होंने इतिहास दर्शन में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया है, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो इतिहास कमोबेश कुछ भी हो, इतिहास मानव के क्रियाकलापों की ही कहानी है। तो ऐतिहासिक चेतना से मनुष्य को अलग करना बहुत दुरूह कार्य है और ऐतिहासिक चेतना से मनुष्य को अलग कर देना वास्तव में इतिहास के साथ पक्षपात है। तो इतिहास, समग्र इतिहास कभी हो नहीं सकता है अगर मनुष्य के कार्यों गतिविधियों को ही वहाँ से नगण्य कर दिया जाए, उसका उपेक्षित कर दिया जाए। तो अगर उस मनुष्य के कार्यकलापों को आप उपेक्षित कर देंगे तो वास्तविक इतिहास नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह जैसे उन्होंने कहा, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, स्पेंगलर ने कहा कि प्रत्येक संस्कृतियों में एक सहज गुण होता है, एक प्रधान चिन्ह होता है, लेकिन उन्होंने केवल एक प्रधान चिन्ह की बात किया। संस्कृतियों में मात्र एक व्यक्तित्व की बात किया, जैसे आध्यात्मिकता हो गया या सौंदर्य बोध हो गया या आपका विज्ञान और तकनीक प्रधानता हो गया। जबकि अगर केवल भारतीय संस्कृति की बात किया जाए तो ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में क्या आध्यात्मिकता के अलावा और कुछ नहीं है? भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। भारतीय संस्कृति में आपके जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना है वो दिखाई देती है। सर्वधर्म समभाव की भावना दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के अतिरिक्त भी भौतिक जीवन को भी महत्व दिया गया है। भौतिक जीवन में भारतीय संस्कृति में देखिए आप, जो पुरुषार्थ हैं, जो आश्रम व्यवस्था है, जो संस्कारों का विधान किया गया है, इसमें भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए मानव जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। तो एकमात्र गुण की बात इन्होंने किया, अन्य गुणों को उन्होंने उपेक्षित कर दिया। यह भी इनकी संस्कृति की मुख्य कमी रही है। फिर भी ऐतिहासिक चेतना के विकास में, ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना देने में, ऐतिहासिक दर्शन को देने में इनके योगदानों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता है। इसका कुछ महत्व भी है। वास्तव में संस्कृतियों का में जो चक्रीय अवधारणा इन्होंने दिया है और मानव जीवन के साथ इससे तुलना किया है, वह कमोबेश काफ़ी हद तक अप्रोप्रिएट भी लगता है। तो संस्कृतियों के उत्थान पतन की प्रक्रिया भी लगभग क्रमिक रूप से देखी जा सकती है। यद्यपि इस संस्कृति में कहीं कहीं संशयवादी तत्व भी बहुत हावी रहे हैं, इसीलिए स्पेंगलर के दर्शन को संशयवादी दर्शन भी कहा जाता है। स्पेंगलर के दर्शन को संशयवादी दर्शन भी कहा जाता है। फिर भी इस संस्कृति में अगर कुछ सकारात्मक पक्ष हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, फिर भी इनके संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो कुछ भी दर्शन में या विचार दिया है उनमें प्रॉस एंड कॉन्स दोनों दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं।